हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर का लास्ट लेक्चर देखेंगे। कहने का मतलब कि आपका केमिकल इक्विलिब्रियम जो चैप्टर चल रहा था वह आज ख़त्म हो जाएगा। ये लास्ट लेक्चर होगा और लास्ट लेक्चर काफ़ी ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है। अच्छा से इसको पढ़ लीजिएगा क्योंकि जेईई मेन एडवांस और मेडिकल में यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। इस हेडिंग का नाम है ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल। ठीक से इसको समझिएगा। आइए समझाने की कोशिश करते हैं। बहुत ही इजी है, समझ में आ जाएगा अगर बोर्ड पर आप ध्यान देंगे तो। ठीक से आप लोग पीछे वाला लेक्चर पढ़ लीजिएगा, ठीक है, उसको बार बार रिवीजन करते चलिएगा। आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलिए मेरे साथ हेडिंग लिखिए, ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल। ठीक से समझने की कोशिश करिएगा। ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल, जिसको कुछ लोग द लॉ, कुछ लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग केमिकल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ठीक है, पहले आप इनके लॉ को समझेंगे, उसके बाद लिखेंगे। देखो पहले आइए समझाते हैं ये क्या बोले थे। कोई रिएक्शन लेते हैं, रिएक्शन आपको पता होगा कौन सा रिएक्शन लेंगे, यही रिएक्शन लेंगे जो जाना पहचाना रिएक्शन है। ठीक है, यह रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है। ध्यान देना, ये क्या बात ले चैटेलियर्स प्रिंसिपल में क्या बात बोला गया है, इसको ध्यान से समझिए पहले, उसके बाद हम बताएंगे। देखो ये कोई रिएक्शन है और यह रिएक्शन किस पर है, इक्विलिब्रियम पर है। ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल जो होता है ना, ये इक्विलिब्रियम पर लगता है। जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ जाता है उस समय ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल लगेगा। बहुत ही सिंपल है। अगर उस जमाने में आपका जन्म हुआ रहता तो ली चैटेलियर्स के जगह पर आपका नाम रहता विवेक कुमार प्रिंसिपल। नहीं समझे? हाँ, तो आपका वहाँ पर नाम होता। बहुत इजी है, इनके जगह पर आपका हो सकता था। देखो तो ध्यान से फिर सुनो। यह रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है। इक्विलिब्रियम का मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा, रिएक्टेंट कन्वर्ट करेगा प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट कन्वर्ट करेगा रिएक्टेंट में। आप लोग इतना तो जानते होंगे कि इक्विलिब्रियम पर कोई रिएक्शन आता है तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता है, यही होता है। यह भी आप जानते होंगे कि इधर जब रिएक्शन जाता है तो उसको बोलते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। देख लो, फॉरवर्ड रिएक्शन। और जब इधर आता है तो बैकवर्ड रिएक्शन। सही है। यह भी आपको पता होगा कि जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट इक्वल टू होता है बैकवर्ड रिएक्शन का रेट। मतलब कि जिस रेट से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा उसी रेट से प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट करेगा। कहने का मतलब ये है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में से किसी का कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगा इक्विलिब्रियम पर। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इसके इक्विलिब्रियम को हम डिस्टर्ब करना चाहते हैं, इसके इक्विलिब्रियम को हम छेड़छाड़ करना चाहते हैं। अब थोड़ा सा आपको ध्यान ये देना है कि इसके इक्विलिब्रियम को हम छेड़छाड़ यानी कि डिस्टर्ब कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको बता दें कि इक्विलिब्रियम को अगर आप डिस्टर्ब करना चाहते हैं तो 4 तरीका है। पहला नंबर, ये चारों में से किसी का कंसंट्रेशन चेंज कर दो।
जो रिएक्शन ये इक्विलिब्रियम पर है, हम चाहते हैं कि रिएक्शन का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाए, तो 4 ही तरीका से आप इसको इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकते हैं। पहला, कंसंट्रेशन को चेंज करके, चारों में से किसी का कंसंट्रेशन अगर चेंज कर दीजिएगा तो उसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है। प्रेशर को चेंज कर दीजिएगा, जैसे मान लो ये रिएक्शन ऐसे थोड़े होता होगा, ये रिएक्शन होता होगा किसी वेसल में, समझ रहे, ये रिएक्शन किसी वेसल में होता होगा ना, किसी वेसल में होता है इस रिएक्शन। तो अगर हम प्रेशर को बढ़ा दें, वॉल्यूम को चेंज कर दें, ठीक है, तो प्रेशर को चेंज कर देंगे, वॉल्यूम को चेंज कर देंगे या टेम्परेचर को चेंज कर देंगे, तो रिएक्शन का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि किसी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम हम डिस्टर्ब करना चाहते हैं तो 4 तरीका, कंसंट्रेशन के द्वारा चेंज कर सकते हैं, प्रेशर के द्वारा कर सकते हैं, इसके बाद वॉल्यूम के द्वारा कर सकते हैं और इसके बाद टेम्परेचर के द्वारा। लेकिन देखिएगा ये ली चैटेलियस प्रिंसिपल कहता क्या है, ठीक से अब सुनो। ली चैटेलियस प्रिंसिपल कहता है कि अगर हम किसी रिएक्शन के इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर देंगे, कंसंट्रेशन, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर को चेंज करके, तो वह रिएक्शन कुछ समय के बाद फिर से इक्विलिब्रियम में आ जाता है। नहीं समझे? ये क्या बात बोले कि अगर किसी रिएक्शन के इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर देंगे तो वह रिएक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा, लेकिन कुछ समय के बाद फिर से वह इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। यही बात ये बोले थे। समझा मेरी बात ना? चलो अब थोड़ा सा आप लिखिएगा, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी तो ले लिए। चलो अब आप यहाँ पर लिखिएगा हम जो बोल रहे हैं, लिखिए तो। Equilibrium is a very stable state. Equilibrium is a very stable state of reversible reaction. Of reversible reaction, कॉमा दीजिएगा। रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन रिटर्न बैक, रिवर्सिबल रिएक्शन रिटर्न बैक इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, in equilibrium position if it is disturbed by, if it is disturbed by any external factor, any external factors like concentration, like concentration, pressure, volume and temperature, and temperature। हो गया। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन के द्वारा इक्विलिब्रियम को हम कैसे डिस्टर्ब करेंगे, फिर पढ़ेंगे प्रेशर और वॉल्यूम के द्वारा इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कैसे करेंगे, और फिर पढ़ेंगे टेम्परेचर के द्वारा इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कैसे करेंगे। ठीक से समझिएगा, आपको बता दिए कि कैसे हम डिस्टर्ब करते हैं। चलिए सबसे पहले हम आते हैं कंसंट्रेशन के द्वारा इक्विलिब्रियम को कैसे डिस्टर्ब करेंगे हम। चलिए माइंड आप लोग यहीं रखिएगा,
मेरा दोस्त मत दीजिएगा अगर समझ में नहीं आएगा तो। हेडिंग लिखिएगा इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। देखो इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलो ये कोई रिएक्शन है, ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है, तो ध्यान देना हम मान लेते हैं कि यह रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है। तो जब इक्विलिब्रियम पर है तो ये लिखेंगे इक्विलिब्रियम मोल। अब इक्विलिब्रियम पर है तो मान लेते हैं कि ये 1 मोल है, ये 2 मोल है, ये 3 मोल है और ये 4 मोल है इक्विलिब्रियम पर। ध्यान देना इसमें तो हमको केसी निकालने के लिए, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, कंसंट्रेशन चाहिए। कंसंट्रेशन के लिए क्वेश्चन में वॉल्यूम दिया रहेगा, तो हम यहाँ मान लेते हैं, अपने से मान लेते हैं कि वॉल्यूम 1 लीटर है। अब बताइए एक बात, अपने से मान लिए हैं, अपने ही से माने हैं 1 लीटर वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम कितना है 1 लीटर। तो हमको एक बात बताओ कि जब वॉल्यूम 1 लीटर माने हैं तो अगर हम वॉल्यूम से इसको डिवाइड करते हैं, बाई 1 करते हैं, तो क्या हम कह सकते हैं कि जो मोल है वो कंसंट्रेशन भी हो जाएगा। कंसंट्रेशन मतलब मोलारिटी, ये खोपड़ी में रखो, बोथर नहीं ना पढ़ने में, मोलारिटी। तो मोलारिटी कैसे करते हैं, मोल में हम वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं तब ना मोलारिटी मिलेगा। मोलारिटी का तो नाम कंसंट्रेशन है। तो हम बोल रहे हैं कि हम मान लेते हैं कि वॉल्यूम कितना है 1 लीटर है। अब बताओ कि जब वॉल्यूम 1 लीटर है तो Kc इक्वल टू लिखेंगे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, देखते जाइएगा, बाई क्या लिखेंगे, बोलो, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ना, बोल ही नहीं रहा है। C और D का कंसंट्रेशन कितना 3 × 4, ए बी का बोलो, ये कितना आ गया जी 6 आ गया। ये मेरा 6 आ गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस रिएक्शन का, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर हम इसके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेंगे। एडिशन ऑफ 2 मोल ऑफ B। देखो जब यह रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है तो इक्विलिब्रियम का मतलब ये हुआ कि यह दोनों तरफ से रिएक्शन हो रहा है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं कि हम वेसल में ऊपर से 2 मोल B को मिला रहे हैं, 2 मोल B को मिला रहे हैं। अब एक बात बताओ कि जब हम ऊपर से 2 मोल B को मिलाएंगे तो इसका अमाउंट ज़्यादा ना हो गया। जैसे ही इसका अमाउंट ज़्यादा हुआ रिएक्शन फिर से स्टार्ट हो जाएगा, इधर चल देगा, समझा, इधर चल देगा। लेकिन कुछ समय के बाद यह रिएक्शन फिर से इक्विलिब्रियम में आएगा। यही तो ली चैटर्जी's प्रिंसिपल कहता है कि अगर इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेंगे तो कुछ समय के लिए डिस्टर्ब होगा, फिर से वह इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर रहे हैं 2 मोल B को मिलाकर। अब देखो थोड़ा सा, जैसे ही आप 2 मोल B को मिलाइएगा कुछ आपका नज़ारा ऐसा आएगा, A + B और ये है C + D, ये 1 है, ये 3 है और ये 4 है। अब देखो तो 2 मोल तब बेचारा इक्विलिब्रियम पर ये था और ऊपर से 2 मोल और मिला दिए तो ये 4 मोल ना हो गया,
समझा कुछ? जैसे ही 4 मोल ये हुआ, रिएक्शन इधर स्टार्ट हो जाएगा, यानी अब ये फिर से स्टार्ट, -x प्लस x, लेकिन कुछ समय के बाद यह क्या हो गया, फिर से इक्विलिब्रियम में। ये है इक्विलिब्रियम मोल, देखो ये फिर से रिएक्शन कहाँ आ गया, इक्विलिब्रियम पर आ गया। कितना इजी है जी, थोड़ा सा पढ़ने वाला है ये, नहीं तो इजी हो चाहे कुछ भी हो, क्या मतलब है। ये स्टार्टिंग मोल हो जाएगा, क्योंकि रिएक्शन फिर से स्टार्ट हो जाएगा ना, तो ये स्टार्टिंग मोल 1 4 3 4, रिएक्शन स्टार्ट, -x प्लस x, इक्विलिब्रियम पर 1 - x 4 - x 3 + x 4 + x। देखा यहाँ तक है। अब कहेगा Kc, तो Kc = तो हम वहीं ना लिखेंगे, C का D का, बोलो बाई क्या लिखेंगे, A और B। सी डी का समझ में आ रहा है कुछ? कुछ भी नहीं, पढ़ने में बकलोल हैं। A का 1 - x, B का बोलो 4 - x, ये होगा। Kc जानते हैं। देखो एक बात आपको यहाँ समझाना था कि किसी रिएक्शन का अगर हम इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करते हैं कंसंट्रेशन को चेंज करके, तो उसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिस्टर्ब नहीं होगा। ये बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में। ये रिएक्शन देगा, कहेगा इस रिएक्शन का Kc 6 है, और कुछ भी देगा, 6 से थोड़े देगा, 2 4 कुछ भी दे सकता है, मेरा यहाँ 6 है। कहेगा इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 6 है, तो 2 मोल B मिलाने के बाद उस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, तो अपने खोपड़ी में रखिएगा। इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया है, लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिस्टर्ब नहीं होता है। इसका भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 6 रहेगा। समझ में कुछ आया कि नहीं आया, बोलो समझ में कुछ आया कि नहीं आया? ये समझा मेरी बात है? चलो इसको जल्दी से थोड़ा स्क्रीनशॉट लो, ले लिए, लिखिए तो एक लाइन थोड़ा सा। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी कंपोनेंट, change in concentration of any component, change the equilibrium but do not change the value of equilibrium constant, ठीक है। चलिए इसको जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो देखो एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल देकर समझा रहे हैं, आप लोग बता सकते हैं, सिंपल सा है, कोई हार्ड नहीं है। देखो तो अगर आपको कोई रिएक्शन आपको ऐसे दे दिया जाए, बहुत इजी है, देखो, और यह रिएक्शन क्या है, इक्विलिब्रियम पर है। चलो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है, इक्विलिब्रियम पर है। इक्विलिब्रियम का मतलब आप समझते होंगे कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में, ठीक है। अब कहेगा आपसे कि अगर हम रिएक्टेंट को इंक्रीज करते हैं, रिएक्टेंट को बढ़ाते हैं, तो ये रिएक्शन किधर जाएगा? अभी तो दोनों तरफ से हो रहा है, इधर भी हो रहा है, इधर भी हो रहा है। अगर हम रिएक्टेंट को बढ़ाएंगे तो ये सिंपल, बहुत ही इजी है, कोई भी बता सकता है कि अगर हम रिएक्टेंट बढ़ाएंगे तो रिएक्शन जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, अगर हम प्रोडक्ट को बढ़ाएंगे तो रिएक्शन जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। पूछने वाली बात है, एकदम इजी है। अगर हम रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं और एक बार क्या करेंगे,
प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, तो जब रिएक्टेंट बढ़ाएंगे तो देखिए रिएक्शन मूव्स टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, इधर की ओर। और जब प्रोडक्ट बढ़ाएंगे तो इधर जाएगा। रिएक्शन मूव्स टुवर्ड्स बैकवर्ड डायरेक्शन। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? सही है ना? यही तो है, कुछ था ही नहीं। तो कंसंट्रेशन का इफेक्ट इक्विलिब्रियम पर क्या पड़ता है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यही आपको बताया गया कि अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चेंज करेंगे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा रिएक्शन, प्रोडक्ट का चेंज करेंगे तो बैकवर्ड में जाएगा। लेकिन कुछ समय के बाद वह रिएक्शन फिर से इक्विलिब्रियम को गेन कर लेगा। यही आपको बात इसमें बताया गया है। इसके बाद चलो इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो। और अब हम पढ़ाते हैं, आगे चलेंगे हम, प्रेशर का और वॉल्यूम का इक्विलिब्रियम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। चलो जल्दी स्क्रीनशॉट लो। हो गया? चलो देखो, अब हम प्रेशर और वॉल्यूम एक साथ पढ़ेंगे। इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। ये कोई वेसल है, इस वेसल में 2SO2 प्लस O2 रिएक्शन करने के बाद 2SO3 प्रोडक्ट बना रहा है। देख लीजिएगा, रिएक्शन बैलेंस होना चाहिए। आपको पहले ही हम बोले हैं कि चैप्टर में कोई भी रिएक्शन आपको देगा तो बैलेंस करके देगा। तो यह रिएक्शन इस वेसल में हो रहा है, ठीक है, इस वेसल में हो रहा है। अब थोड़ा सा आप समझिएगा, आपको बता दे रहे हैं कि अगर हम प्रेशर को बढ़ाते हैं, इसको अगर पिस्टन को ऐसे दबाएंगे तो दबाने से क्या होगा, जब प्रेशर बढ़ाइएगा तो इसका वॉल्यूम घटेगा। वॉल्यूम घटेगा, नहीं समझे हो? प्रेशर अगर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो आपको एक रूल है, उसको समझना पड़ेगा। अगर किसी रिएक्शन में हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन उस डायरेक्शन की ओर मूव करेगा जिधर मोलों की संख्या कम होगा। मोलों की संख्या कम होगा, उस डायरेक्शन की ओर मूव करता है। जैसे देखो, प्रोडक्ट में कितना मोल है, 2 मोल है, और रिएक्टेंट में आइए 2 यहाँ 1 यहाँ, टोटल कितना है, 3 मोल है। तो इधर 3 मोल है, इधर 2 मोल है। तो जब प्रेशर को हम बढ़ाएंगे ना तो रिएक्शन जाएगा लेसर नंबर ऑफ मोल के, मतलब इधर की ओर मूव कर जाएगा। जब हम प्रेशर को देंगे तो रिएक्शन मूव करेगा इस डायरेक्शन में, समझे? चलो लिखो तो यहां पर ऑन increasing the pressure, on increasing the pressure, reaction moves towards, reaction moves towards lesser number of moles, reaction moves towards lesser
नंबर ऑफ मोल्स, लेसर, ठीक है, जिधर मोलों की संख्या कम होगा उस डायरेक्शन की ओर मूव कर जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ऑन इंक्रीजिंग द वॉल्यूम, ऑन इंक्रीजिंग द वॉल्यूम रिएक्शन मूव्स टुवर्ड्स, reaction moves towards greater number of moles, greater number of moles। समझ में आ रहा है कुछ? कुछ नहीं, हवा भी नहीं लग रहा है, कुछ है इस सब में, मुंह बना रहे हैं। यहां तक समझ में आया? प्रेशर बढ़ाएंगे तो लेसर नंबर ऑफ मोल की ओर, वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो ग्रेटर नंबर ऑफ मोल की ओर। कंसंट्रेशन आपको पता चल गया। कंसंट्रेशन में क्या बताया गया कि इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, फिर से इक्विलिब्रियम को गेन करेगा, लेकिन इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिस्टर्ब नहीं होता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलो अब देखो थोड़ा सा, अब आगे चलते हैं। अब आगे ये चलते हैं कि अगर हम इसमें, अच्छा एक बात, थोड़ा सा रुक जाइए। अब इसी बेचैनी का फायदा एग्जाम वाला सब उठाता है। आप पढ़ ना लिए यहाँ पर, अब किसी एग्जाम में बैठिए तो इसी का सब वो हिसाब किताब मांगता है कि आप तो ठीक से पढ़ लिए हैं कि प्रेशर और वॉल्यूम का क्या इफेक्ट पड़ेगा इक्विलिब्रियम पर, बता दिया गया इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कैसे होगा। तो जिधर मोल ज़्यादा होगा उधर जाएगा, कब? जब वॉल्यूम को बढ़ाएंगे या प्रेशर बढ़ाएंगे तो जिधर कम होगा उधर जाएगा। अब इसी बेचैनी का फायदा उठाता है एग्जाम वाला, कहेगा कि रुक जाइए, अब बहुत पढ़ लिए है ना, आप पढ़ने में बहुत ज़्यादा तेज हैं, तो आप भी खुश हो जाएंगे, हाँ तेज तो हैं ही, हम जन्मे से तेज हैं। कहेगा अच्छा रुक जाइए, जन्मे से तेज हैं तो लीजिए, ऐसे रिएक्शन देगा, बैलेंस करके देगा। वो जानता है कि आपको बैलेंस करने आता है, बैलेंस करके देगा। कहेगा ठीक है बताओ, ये रिएक्शन में अगर हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो रिएक्शन किधर मूव करेगा? ऑप्शन आपको दे देगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में नहीं, ऐसे 4 ऑप्शन बना देगा। तो आपको क्या बताया गया कि प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन उधर जाता है जिधर मोलों की संख्या कम होता है। अब बताओ कि मोलों की संख्या कम किधर है? प्रोडक्ट में जा रहे हैं तो इधर प्रोडक्ट 2 मोल है, रिएक्टेंट तरफ आते हैं तो एक यहाँ और एक यहाँ, टोटल रिएक्टेंट 2 मोल है, तो दोनों तरफ मोलों की संख्या सेम है। तो आपको ये बताना था कि इफ डेल्टा एन इक्वल टू 0, देख लो डेल्टा एन रिएक्शन का 0 है, प्रोडक्ट का पता है ना डेल्टा एन कैसे निकालते हैं। अब कहीं ये नहीं कि यहाँ पर क्लास आ रहा है या पीछे वाला सब गोल है तो कहानी खत्म है। अब डेल्टा एन थोड़ा सबको निकालने आना चाहिए कि डेल्टा एन क्या होता है, समझे? प्रोडक्ट का मोल माइनस होता है रिएक्टेंट का मोल। तो आपको बताएंगे कि अगर रिएक्शन का डेल्टा एन 0 है तो प्रेशर और वॉल्यूम का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब ये रिएक्शन किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा, इक्विलिब्रियम में था तो उसी तरह से रहेगा। ठीक है, चलो लिखो यहां पर, इफ डेल्टा एन इक्वल टू 0 देन there is no effect, then there is no effect on equilibrium position, then there is no effect on equilibrium position। समझ में आया? ठीक है, चलो ये तो आ गया। हाँ, अब बात करते हैं कि अगर हम इनर्ट गैस को मिलाते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर, क्या उसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा या डिस्टर्ब नहीं होगा। देखिए आपके सिलेबस में है, इनर्ट गैस को ऐड करने पर इक्विलिब्रियम पर क्या इफेक्ट पड़ता है।
देखिए इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैसेस, इनर्ट गैसेस, ठीक है। इसमें दो केस, पहला केस है कि इनर्ट गैस को ऐड करना है कांस्टेंट प्रेशर पर, और एक बार हम ऐड करेंगे इनर्ट गैस को कांस्टेंट वॉल्यूम पर। यही दो केस है। दोनों केस को आप ठीक से समझिएगा कि इनर्ट गैस को अगर हम ऐड करते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा इक्विलिब्रियम पर। केस वन, फर्स्ट, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, एडिशन ऑफ इनर्ट gases at constant pressure, ठीक है। अब ध्यान दो कांस्टेंट प्रेशर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक से समझ लीजिएगा इसको, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ये रिएक्शन हम ले लेते हैं, ए गैस है, बी गैस है, प्रोडक्ट बनाएगा सी गैस है। यहाँ पर कह रहा है क्या कि प्रेशर कांस्टेंट है। देखते जाइएगा, ध्यान से देखते हैं, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं। प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ से कह रहा है कि इसमें इनर्ट गैस को आप ऐड कीजिए। इनर्ट गैस जानते हैं ना, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन। तो यहाँ से हम इनर्ट गैस हीलियम को इसमें ऐड कर। हाँ, एक सवाल है, आप सोचते हैं कि सर एक बात बताइए, इनर्ट गैस को क्यों इसमें ऐड कर रहा है। तो इनर्ट गैस को इसमें इसलिए ऐड कर रहा है क्योंकि इनर्ट गैस किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। अगर दूसरा गैस का इसमें यूज करते तो हो सकता था कि वह ए, बी, सी तीनों में से किसी के साथ रिएक्शन कर दे, तो रिएक्शन करेगा तो मेरा पूरा सिस्टम ही खराब हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर इनर्ट गैस को दे रहा है ताकि वह तीनों में से किसी के साथ रिएक्शन नहीं कर पाए, ठीक है। अब देखो, जब हम इसमें इनर्ट गैस को ऐड करेंगे, प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया है, प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आप लोग मोल कंसेप्ट में पढ़े होंगे इस इक्वेशन को, PV इक्वल टू एनआरटी। अच्छा हाँ, पिछले क्लास में लोग पूछ रहे थे कि सर ये R का वैल्यू 0.082 कहाँ से रख दिए हैं, कैसे रखा जाता है। तो ये सभी मोल कंसेप्ट में पढ़ाए थे हम। ये PV इक्वल टू एनआरटी जो इक्वेशन है ना, यहाँ ये P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, N नंबर ऑफ मोल है, R का नाम है गैस कांस्टेंट। तो गैस कांस्टेंट का ये वैल्यू है जिसको आपको याद करना पड़ेगा कि गैस कांस्टेंट का वॉल्यूम, ये गैस कांस्टेंट का ये वैल्यू आपको याद करना पड़ेगा। और ये T जो है वो टेम्परेचर है, ठीक है। अब यहाँ पर आइए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, प्रेशर कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। इसके बाद R को तो पता है कि R भी कांस्टेंट है, अभी तुरंत बताए थे। टेम्परेचर को भी आपको कांस्टेंट करना है। तो एक बात बताओ कि जब प्रेशर कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, जब यहाँ से हम इनर्ट गैस देंगे या प्रेशर कांस्टेंट है तो इसका वॉल्यूम तो बढ़ेगा ना। नहीं समझा? प्रेशर कांस्टेंट है, जब इसमें हम इनर्ट गैस को ऐड करेंगे तो मेरा वॉल्यूम क्या होगा, वो बढ़ेगा। यानी कहने का मतलब कि V वॉल्यूम जो है ना वह डायरेक्टली है N के। N क्या है, नंबर ऑफ मोल है। जितना ही हम इसमें हीलियम का अमाउंट बढ़ाएंगे, अमाउंट मतलब नंबर ऑफ मोल, जितना ही इसमें करेंगे उसका वॉल्यूम कह रहा है कि बढ़ेगा। और आपको पता है कि जब वॉल्यूम बढ़ता है तो रिएक्शन मूव करता है किधर,
ग्रेटर नंबर ऑफ मोल की ओर। कितना इजी है जी, ग्रेटर नंबर ऑफ मोल मतलब इधर की ओर मूव करेगा, इधर, क्योंकि इधर देखो एक और एक 2 मोल है, इधर प्रोडक्ट एक ही मोल है तो इधर ज़्यादा मोल है ना, तो इधर की ओर मूव करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन की ओर। यह रिएक्शन इनर्ट गैस ऐड करेंगे तब। क्यों? इनर्ट गैस को ऐड करने पर वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ता है तो रिएक्शन मूव करता है ग्रेटर नंबर ऑफ मोल की ओर। ठीक है, तो आप लोग इसको जल्दी से थोड़ा स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिए? चलो ले लिए हैं, तो यहाँ पर आप एक लाइन लिखिए, लिखिएगा, बोले ऑन एडिंग इनर्ट गैस, on adding inert gas at constant pressure, volume increases, so reaction move towards greater number of moles, आया समझ में यहां तक? चलो अब आते हैं हम केस नंबर सेकंड में, ठीक से समझिएगा इसको। केस नंबर सेकंड में आते हैं। इस बार आपको करना है क्या? वॉल्यूम को कांस्टेंट करना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा आप यहां पर। इस बार वॉल्यूम को कांस्टेंट करना है। पैक चलो देखो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा यहाँ पर। ये रिएक्शन इस बार वॉल्यूम को कांस्टेंट किए हैं, तो आपका इक्वेशन तो पता है, इक्वेशन है PV = nRT। इस बार आपसे कह रहा है कि हम वॉल्यूम को कांस्टेंट करेंगे। R तो आप पहले ही से कांस्टेंट है, और T टेम्परेचर को भी कांस्टेंट करिएगा, क्योंकि टेम्परेचर पर भी डिपेंड करेगा, तो टेम्परेचर को फिक्स कर दीजिएगा। अब बताओ कि जब ऐसा होगा तो P डायरेक्टली होगा N के, P डायरेक्टली होगा N के। ठीक है, प्रेशर। अब थोड़ा सा देखो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। जब हम ये वेसल को चारों तरफ से हम पैक कर दिए हैं, पैक मतलब वॉल्यूम को हम कर दिए हैं कांस्टेंट। तो अब बताओ कि जब हम इसमें इनर्ट गैस को इंटर कराएंगे, इसमें इनर्ट गैस देंगे, वॉल्यूम फिक्स है, तो ये क्या करेगा? प्रेशर अंदर की ओर बढ़ेगा, इसमें प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि जितना ही आप हीलियम गैस को इसमें दीजिएगा उतना ही प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ कह रहा है डायरेक्टली होता है नंबर ऑफ मोल के। नंबर ऑफ मोल मतलब इसके अमाउंट। ठीक है, ये डायरेक्टली होता है प्रेशर के, तो जितना ही हम इसमें इनर्ट गैस देंगे, इसमें वेसल का प्रेशर क्या होगा? वो बढ़ेगा। तो एक बात हमको बताइए कि वेसल का प्रेशर बढ़ेगा ना, कि ए, बी और सी का प्रेशर बढ़ जाएगा? नहीं समझा अभी, बैक रुको, नहीं आया। बताइए कि अगर कहेगा इस इक्वेशन, इस रिएक्शन का Kp निकालिए, इक्विलिब्रियम प्रेशर कांस्टेंट, तो Kp के लिए क्या चाहिए? प्रोडक्ट का प्रेशर बाई रिएक्टेंट का प्रेशर। समझिएगा इसको ठीक से। प्रेशर ऑफ C बाई हो गया प्रेशर ऑफ A और प्रेशर ऑफ B, ये हो गया। ठीक है, एक बात हमको बताओ कि जब हम हीलियम गैस को इसमें देंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, तो प्रेशर A का बढ़ेगा, B का बढ़ेगा, C का बढ़ेगा? नहीं समझा। टोटल प्रेशर बढ़ेगा, A, B, C का प्रेशर नहीं बढ़ेगा।
जैसे मान लीजिए किसी गाड़ी को धक्का देने में 3 लोग लगे हुए हैं, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है तो उसको धक्का देने के लिए 3 लोग लगे हैं। अब क्या हो रहा है कि 2 लोग और बाहर से आ जाते हैं, 2 लोग और लगे तो टोटल कितना 5। अब बताइए कि जब 2 लोग और आ गए तो गाड़ी पर फोर्स तो बढ़ गया, लेकिन क्या वो 3 लोगों का फोर्स बढ़ा दिया? 3 लोगों का फोर्स नहीं, जितना उसमें फोर्स था तो उतना लगेबे करेंगे। वो टोटल गाड़ी पर फोर्स बढ़ाया है, किसी पार्टिकुलर आदमी का फोर्स नहीं बढ़ाया। अगर आप कमजोर है तो आप कमजोर ही रहिएगा, वो थोड़े आपका बढ़ा रहा है। समझ में आ रहा है मेरी बात है? तो यही बात आपको यहाँ समझा रहे हैं कि यहाँ जब हीलियम गैस को दीजिएगा ना तो टोटल प्रेशर बढ़ेगा, ए बी सी का प्रेशर नहीं बढ़ेगा। इसलिए यहाँ पर आपको लिखवाना था कि जब हीलियम गैस को दीजिएगा, हीलियम गैस को इसमें दीजिएगा तो टोटल प्रेशर चेंज होगा, लेकिन किसी कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर चेंज नहीं होगा। मतलब कि सी, बी और ए का प्रेशर चेंज नहीं होगा, और नहीं होता है, चेंज नहीं होगा, इसलिए केपी का वैल्यू चेंज नहीं होगा। आ रहा समझ में? तो आ रहा है तो यहाँ पर एक लाइन लिखिएगा, लिखो, देयर इज नो इफेक्ट, there is no effect on Kp, there is no effect on Kp if inert gases are added, if inert gases are added on constant volume, on constant volume, because partial pressure, because partial pressure of each component, partial pressure of each component do not change, partial pressure of each components do not change। सही है? तो ये तो समझ में आपको आ गया होगा कि अगर हम इनर्ट गैस को इसमें इंटर कराते हैं तो प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन वह प्रेशर टोटल प्रेशर होगा, वह ए बी सी का प्रेशर चेंज नहीं होगा। और ए बी सी का जब प्रेशर चेंज नहीं होगा तो केपी का वैल्यू भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि केपी का वैल्यू चेंज करने के लिए सी, ए और बी का प्रेशर चेंज होगा तब ना ये चेंज होगा, और ये चेंज होगा ही नहीं। तो टोटल प्रेशर से हमको क्या मतलब है? कुछ मतलब नहीं है। ठीक है, चलो यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम आते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में, थोड़ा सा जल्दी से कीजिएगा। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में आइए, माइंड यहीं रखिएगा, मार्केट में मत रखिएगा ना तो सब उड़ जाएगा। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, देखो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं या टेम्परेचर को हम डिक्रीज करते हैं, अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो देखिएगा रिएक्शन moves towards endothermic direction, endothermic डायरेक्शन। अब सवाल है कि इंडोथर्मिक डायरेक्शन किसको बोलेंगे? यहाँ तो बोलने को बोल दिया कि अगर किसी रिएक्शन में टेम्परेचर को अगर हम बढ़ा देते हैं
तो वह रिएक्शन मूव करेगा इंडोथर्मिक डायरेक्शन की ओर। तो इंडोथर्मिक का मतलब समझ लो फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड तो समझते होंगे ना। तो इंडोथर्मिक डायरेक्शन मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब देखो फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन ये टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज करते हैं तो डेल्टा एच जो होता है ना यह पॉजिटिव में आएगा, डेल्टा एच पॉजिटिव में। अब ये डेल्टा एच बताएंगे आपको थर्मोडायनेमिक्स में, थर्मोडायनेमिक्स इसके बाद थर्मोडायनेमिक्स आने वाला है। ये है चेंज इन इंथैल्पी, ये एनर्जी में चेंज है। जैसे देखो देख लो बता ही देते हैं जब आ गया तो डेल्टा एच, ये चलो कोई रिएक्शन है बी, ठीक है, इसका इंथैल्पी, इंथैल्पी एनर्जी, एनर्जी मतलब यहाँ हीट से है, हीट टेम्परेचर। ए का जो इंथैल्पी है, इंथैल्पी मतलब हीट, वह 20 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन जब यह प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ तो इसका जो एनर्जी है, इसका जो हीट है वह हो गया 40 डिग्री सेल्सियस। तो देखो डेल्टा जानते होंगे ना, बताओ तो इंथैल्पी में चेंज, इंथैल्पी मतलब एनर्जी, बार बार बोल रहे हैं, चेंज इन इंथैल्पी ये आएगा थर्मोडायनेमिक्स में, टेंशन मत लीजिएगा समझ में नहीं आएगा तो। चेंज इन इंथैल्पी, इंथैल्पी जिसको हम डेल्टा एच लिखेंगे। जानते होंगे आप लोग चेंज हमेशा होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल देखो 40 है और इनिशियल कितना है 20 है, तो ये कितना आ गया +20। तो आपका इसमें देखो तो डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव में आया है ना, तो हम वही बोल रहे हैं कि डेल्टा एच अगर पॉजिटिव में हो इसका मतलब कि टेम्परेचर आप इंक्रीज किए होंगे। देखो 20 से 40, तो टेम्परेचर इसको दिए होंगे आप, तब ना 20 से 40 हो गया। नहीं समझा? आ रहा है कुछ समझ में कि सब उड़ गया? इसका टेम्परेचर 20 है यार, 20 से 40, इसका मतलब इसमें टेम्परेचर दिए होंगे। तो यहाँ पर बात वही बोल रहे हैं कि टेम्परेचर यहाँ देना है, इंक्रीज करना है। जब टेम्परेचर इंक्रीज करिएगा तो उसका डेल्टा एच पॉजिटिव में आएगा, यहाँ दिखाई आपको दे रहा है। और डेल्टा एच पॉजिटिव में जब आएगा तो रिएक्शन मूव करेगा इंडोथर्मिक डायरेक्शन। अगर इंडोथर्मिक नहीं समझ में आता है तो आप याद रखेंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन की ओर मूव करेगा। ठीक है, चलो इसको जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लो, ले लिए। अब देखो इसी में इस बार आपको क्या करना है, टेम्परेचर को डिक्रीज करना है। अगर टेम्परेचर डिक्रीज करिएगा तो रिएक्शन मूव करेगा एक्सोथर्मिक डायरेक्शन यानी कि बैकवर्ड डायरेक्शन में। देखो बहुत ही इजी है जी, हार्ड है, थोड़ा सा का दिमागे बकलोल है, तो हम अब क्या करें। एक्सोथर्मिक डायरेक्शन, एक्सोथर्मिक डायरेक्शन मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन, समझे। और यहाँ देखो जब टेम्परेचर को आप डिक्रीज करिएगा ना तो डेल्टा एच निगेटिव में आएगा। वो ये भी दिखा देते हैं, ये भी दिखा देते हैं। ये कितना इसका इंथैल्पी है, तो इंथैल्पी 20 है। इंथैल्पी मतलब यहाँ हीट, बार बार हम बोल रहे हैं हीट का मतलब टेम्परेचर, दिखाई दे रहा 20 डिग्री सेल्सियस है। तो सेल्सियस किसका टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर का। तो टेम्परेचर को डिक्रीज करना है, तो 20 से हम कर दिए 10। अब बताओ कि चेंज इन एंथैल्पी क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल होता है ना। तो फाइनल आपका हो गया 10, इनिशियल 20, कितना आ गया -10। क्या डेल्टा एच आपका निगेटिव में आया है तो ऑलरेडी आएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है, वो ऑलरेडी आएगा डेल्टा एच निगेटिव में। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर को हम डिक्रीज कर दिए हैं। और जब टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा
तो रिएक्शन जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। अब आपको एक छोटा सा आपको मंत्र हम बता रहे हैं कि मान लीजिए कि आपको ये सब नहीं आता है, ठीक है, ये सब आइबे नहीं करता है। अब आपको देखो वो अभी एग्जाम वाला बड़ा सोच के क्वेश्चन पूछता है सब जी, इसको जल्दी थोड़ा स्क्रीनशॉट लो ना, ले लिया। देखो अब एग्जाम वाला आपको कैसे टेंशन देगा, वो अभी सब बहुत क्या कहें आपको, जहाँ चाहेगा घुमाना वहाँ घुमा देगा आपको। आप तो ऊपर ऊपर न पढ़ते हैं, अंदर की ओर तो जाते नहीं हैं, ऊपर ऊपर पढ़ते हैं, ऊपर से क्वेश्चन वो सब देगा नहीं, देता है अंदर में जा करके। तो आप कहते हैं सिलेबस बाहर क्वेश्चन ही पूछ दिया, पढ़ेंगे नहीं, कह देंगे आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, बैल कहीं के। देखो अब आपको कैसे वो कंफ्यूजन देता है, कहेगा कि लीजिए तो यह रिएक्शन लीजिए, प्रोडक्ट 2SO2 प्लस O2, ठीक है। कहेगा टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं तो यह रिएक्शन किधर जाएगा, ऐसा देगा। तो आप समझो, चाहे ये भी पूछ देगा आपसे कि बताओ इस रिएक्शन का डेल्टा H पॉजिटिव होगा कि इस रिएक्शन का डेल्टा H निगेटिव होगा, क्योंकि अगर पॉजिटिव होगा तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में और निगेटिव होगा तो बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो ये बताना बिल्कुल ही इजी है, आप सोच भी नहीं सकते हैं कि इतना इजी क्यों है। देखो देखो नोट करके लेकिन आप लोग लिखिएगा। देखो जनरली डेल्टा एन अगर पॉजिटिव है, डेल्टा एन समझते हैं ना, जानते होंगे, तो उस रिएक्शन का डेल्टा H भी पॉजिटिव आएगा। अगर किसी रिएक्शन का डेल्टा N निगेटिव है तो उस रिएक्शन का डेल्टा H भी निगेटिव आएगा। जैसे ये एग्जाम्पल आपको दिया है, तो आप इसका डेल्टा N तो निकाल सकते हैं ना। गैसियस प्रोडक्ट का मोल, गैसियस प्रोडक्ट का मोल 2 और 1 3 माइनस गैसियस रिएक्टेंट कितना आ गया, 1 आ गया। 1 पॉजिटिव में ना है, तो आप समझ लीजिएगा जब डेल्टा N पॉजिटिव में है ना तो आंख बंद करके मारिएगा कि डेल्टा H भी पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। इसके बाद एक और कोर्स देखो, एग्जाम्पल N2 प्लस 3H2, जब यह रिएक्शन करेगा तो प्रोडक्ट बनेगा 2NH3। कहेगा इस रिएक्शन का बोलो डेल्टा H क्या होगा, तो आप पहले डेल्टा N निकालिए, गैसियस प्रोडक्ट का मोल माइनस गैसियस रिएक्टेंट 1 और 3 4 टोटल 4 है ना, तो ये -2, तो डेल्टा N आपका निगेटिव में ना आ गया, तो इसका डेल्टा H भी निगेटिव में ही आएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, बता सकते हैं ना। चलिए तो ठीक है, आप लोग जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट जल्दी लो, ले लिए, ठीक है। तो आज हम यहीं पर रुकेंगे, आपका ये चैप्टर खत्म हो गया। मिलेंगे हम अगले चैप्टर में, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।